तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज द अलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पर यूपीएससी की फिलोसफी पर आते हैं कि इलेक्शन सिंबल को लेकर क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। तो मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा शिवसेना वाला काफी डिस्प्यूट रहा था कि रियल शिवसेना कौन है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा था उद्धव ठाकरे जी वाली और एकनाथ शिंदे वाले गुट के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला था। उसके बाद बेसिकली आप लोगों ने देखा था एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी और बेसिकली अजित पवार वाली पार्टी के बीच में जो गुटबाजी देखने को मिली थी। और वहां पर आप लोगों को ध्यान होगा अजित पवार जी को जो असली एनसीपी का सिंबल मिला था और शरद पवार जी वाली एनसीपी को नया सिंबल यहां पर दिया गया था। तो इन सबसे रिलेटेड काफी सारे सवाल बन सकते हैं। यहां पर भी एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसके बारे में भी यहां पर मैंने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया था। तो अब यहां पर अपन सीखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड बनते हैं। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इलेक्शन सिंबल की कहानी इंदिरा गांधी जी के टाइम से आप जा सकते हो। 1969 के अंदर बेसिकली जो आज अपन देख रहे हैं रियल शिवसेना कौन है, वैसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हुआ था। तो वहां पर इंदिरा गांधी वाले फैक्शन को एक न्यू कांग्रेस पार्टी और बेसिकली दूसरे फैक्शन को ओल्ड कांग्रेस पार्टी में बांटा गया था। उस समय भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। आप सोचो 1969 के अंदर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसको सद्दीक अली जजमेंट के नाम से जाना जाता है, आज भी इलेक्शन कमीशन उसी जजमेंट को कोर्ट करता है जब बेसिकली वो बताता है कि रियल पार्टी कौन है, रियल शिवसेना कौन है, रियल एनसीपी कौन है, किसको बेसिकली एक्चुअल सिंबल दिया जाएगा। तो यहां से बेसिकली ये सारी चीजें अपन क्लियर करते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस की फॉर्म में अपन चलते हैं ताकि इजी रहेगा। पहली चीज आप लोगों को ध्यान है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन शो करता हूं ताकि आप लोगों के यहाँ पे माइंड क्लियर होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। फिर उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो मैंने सबके क्वेश्चंस भी बनाए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर विजिबल है, जस्ट एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जो इलेक्शन सिंबल अलोकेट किए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी का क्या है, कमल के फूल का सिंबल है, कांग्रेस का हाथ का सिंबल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू सिंबल है। तो ये सारे जो सिंबल अलोकेट किए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स को अलॉटमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ allocation of election symbol is mentioned in the constitution of India। और ये यूपीएससी का फेवरेट स्टेटमेंट है, सबके आगे लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका मतलब कोई ना कोई आर्टिकल उसका जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान रखना इलेक्शन सिंबल को लेकर कोई भी चीज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके लिए बेसिकली एक ऑर्डर लाया गया था 1968 के अंदर, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि बेसिकली कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना सिंबल रिजर्व भी होते हैं। जो आपकी नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज होती है, ऐसा नहीं बीजेपी का हर साल सिंबल बदलेगा। जो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज है, उनका सिंबल बेसिकली चेंज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको रिजर्व कर दिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये पूछा। थर्ड स्टेटमेंट पूछा रिसेंटली द इलेक्शन सिंबल मैन ब्लोइंग तुरहा has been allocated to the Nationalist Congress Party NCP। इन्होंने बोला कि हाल ही में एनसीपी को एक नया सिंबल दिया गया है। कौन से गुट की बात करें? शरद पवार वाले गुट की। मतलब बेसिकली एक मैन तुरहा बजा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हुए एक सिंबल दिया गया है। घर जाके सर्च करके देखना मैन ब्लोइंग तुरहा। तो ये तीन स्टेटमेंट इस टाइप के पूछ लेंगे। करंट वाला स्टेटमेंट भी आ गया क्योंकि रिसेंटली एलोकेट हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट ये भी आ गया कि जिम्मेदारी किसकी है। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना, इलेक्शन सिंबल का जो आवंटन करता है वो कौन करेगा? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके लिए बेसिकली एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 बना हुआ है जिसके तहत सारी की सारी प्रक्रिया की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका इसलिए सही है क्योंकि रिसेंटली जब बेसिकली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद
पवार वाले गुट में और अजित पवार वाले गुट में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ओरिजिनल उनका सिंबल क्या था? क्लोक वाला सिंबल। तो क्लोक वाला सिंबल तो किसको दे दिया गया? अजित पवार गुट को। और बेसिकली जो नई एनसीपी थी उसको बेसिकली सिंबल दे दिया गया मैन ब्लोइंग तुरहा। तो बेसिकली ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किस टाइप के स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब वन बाय वन सारे पहलुओं की बात कर लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ध्यान से समझना, ये जो पीडीएफ से आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली अपडेट हो रही है, कल वाली और परसों वाली सारी पीडीएफ आज हमने एक साथ डाल दी है, ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप पे सम्यक आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर जो लिखा है कि जो इलेक्टोरल सिंबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी आप लोगों की दिखा देते हैं। जैसे आप बेसिकली आप ईवीएम के अंदर वोट करने जाते हो, तो कई लोगों को बेसिकली हो सकता है कि पार्टी का नाम पढ़ना नहीं आता हो, अनपढ़ लोग हैं, तो कम से कम वो सिंबल देख के पहचान सकते हैं कि कांग्रेस का क्या है हाथ, बीजेपी का क्या है लोटस। तो बेसिकली ये उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्शन सिंबल आपके लाए गए। अब इलेक्शन सिंबल में भी आप लोग देखोगे जो रिजर्व सिंबल होते हैं, रिजर्व सिंबल किसके लिए होते हैं? नेशनल और स्टेट पार्टीज के लिए। तो यहां पर मैंने लिखा है कि कुछ बेसिकली आपके रिजर्व सिंबल होंगे। यहां पर लिखा गया है, इसके पीछे का जो एक्ट है ये आपको मैं यहां पर रेड करके दिखा देता हूं ताकि इजी हो जाए। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ध्यान रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सारी प्रोविजंस किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं? इस ऑर्डर के तहत जो 1968 में आया था। इसका पहली बार यूज कब हुआ था? 1969 के अंदर, जब कांग्रेस फैक्शन के अंदर बेसिकली डिस्प्यूट आए थे और पार्टी स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, उस समय पहली बार इसका यूज हुआ था। आशीष मीना जी ने बोला सर गांव में सिंबल्स देखकर ही वोट कर देते हैं। यस डेफिनेटली, जो लोग अनपढ़ होते हैं, जिनको बेसिकली लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता, वो सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही वोट करते हैं। इसलिए बेसिकली आप लोगों की सुविधा के लिए ही लाए गए हैं। तो ध्यान रखना सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, इसके लिए आप नहीं बोल सकते कि फलाना आर्टिकल के थ्रू ये गवर्न होता है, नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सिंबल ऑर्डर, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। इतना सा ध्यान रखना, जिसके तहत, और करेगा कौन? इसके पीछे सारी कहानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को सिंबल अलोकेट करता है। ठीक है, चाहे नेशनल पार्टी हो, चाहे स्टेट पार्टी हो, चाहे बेसिकली अदर पार्टीज हो। कई बार होता है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, किसी को टोकरी का सिंबल मिल गया, किसी को फ्रिज का सिंबल मिल गया, किसी को ताला चाबी मिल गया। ये सारे सिंबल्स कौन अलोकेट करता है? उन्होंने क्या किया हुआ, सिंबल का पूल बनाया हुआ है। लगभग 193 सिंबल्स है जो इलेक्शन कमीशन के पूल में है। उनमें से वो कोई सा भी अलोकेट कर देते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, या वो पार्टीज होती है जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती। ठीक है, इतना सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो इजीली हो जाता है। मैंने आपको बता ही दिया रिजर्व सिंबल क्या होते हैं, जो नेशनल और स्टेट पार्टीज को अलोकेट किए जाते हैं। नेशनल पार्टी पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी इलेक्शन हो तो सिंबल के थ्रू जा सकती है, और स्टेट पार्टी का सिंबल कहां तक वैलिड होता है? विद इन द स्टेट के अंदर। सिंपल सी चीज है, क्योंकि वो स्टेट पार्टी है, और नेशनल पार्टी मतलब बेसिकली वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी अपने सिंबल को यूज कर सकती है। तो इसको बोला जाता है रिजर्व सिंबल, जो इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कर दिए। थोड़ा सा जस्ट ध्यान में रखना, इसके अलावा ज्यादा काम का नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि 193 फ्री सिंबल्स का पूल बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से बेसिकली वो कोई सा भी सिंबल अलोकेट करता रहता है। अब एक और मेन चीज यहां पर जो आपके एग्जाम में आएगी, ये वाला केस, सद्दीक अली केस। कई बार डायरेक्टली भी आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली द सद्दीक अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। आंसर विल बी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला ये केस अभी का नहीं है, ये केस 1969 का है। और सोचो 1969 का जो केस है, आज भी इलेक्शन कमीशन जब पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है तो इसी केस का रेफरेंस दे रहा है। अब मुद्दा ये आता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जिससे क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। तो यहां पर देखो, ये केस जो आपका 1969 का है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिसाइड कैसे करें कि इलेक्शन सिंबल किसको दिया जाए। मुद्दा तो ये आया ना कि असली पार्टी कौन है, डिसाइड करने का क्या पैरामीटर होगा? क्या पार्टी का संविधान, क्या पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या पार्टी का डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन करेगी? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये डिसाइड होगा मेजोरिटी से। मेजोरिटी से मतलब जिस भी गुट के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएज होंगे उसको ही असली पार्टी माना जाएगा। ध्यान से सुनना,
मतलब जो इलेक्शन सिंबल का अलॉटमेंट होगा, जैसे एनसीपी का ओरिजिनल सिंबल जो क्लोक अजित पवार गुट को दिया गया, तो देखा गया एट प्रेजेंट टाइम पर कौन से गुट के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएस का सपोर्ट होगा वही रियल पार्टी होगी। इसमें यह नहीं चलेगा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पार्टी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इस केस में ऐसा देखने को मिला था। उद्धव ठाकरे ने बेसिकली एलिगेशंस लगाए थे कि जो बेसिकली अभी नई शिवसेना जो क्लेम की जा रही है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, वो शिवसेना बाबा साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है। बट उससे बेसिकली काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ने उसी का यूज किया कि हम मेजोरिटी चेक करेंगे किसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएज है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ध्यान रखना, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ के साथ नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हो। ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, मेजोरिटी टेस्ट के आधार पे बेसिकली आपको सिंबल मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कैसे मिलेगा, तो आपको मेजोरिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा, सिर्फ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं चलने वाला है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये जो बाकी अदर क्राइटेरिया थे ना, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था कि इनके आधार पर नहीं मिलेगा। किसके आधार पर मिलेगा? मिलेगा तो बेसिकली आपका जितना ज्यादा आपके पास नंबर है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वो यहां पर भी बेसिकली लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को? सर अगर पार्टी के, आशीष जी ने पूछा है सर अगर पार्टी के पास एमएलए एमपी नहीं हो तो, देखो हर पार्टी के एमएलए एमपी तो होंगे ही ना, सिंपल सी चीज है। जब वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, फैक्शन का डिस्प्यूट आ रहा है, कुछ तो होंगे। मान लो किसी के पास 2 एमपी है, किसी के पास 10 एमएलए है, तो देखा जाएगा जो 2 गुट के बीच में डिस्प्यूट है उसमें से कितने एमपी और एमएलए को एक गुट सपोर्ट करता है। तो सिंपल सी चीज है, कितने भी हो बट होंगे तो सही अगर वो पार्टी है तो, अदरवाइज तो डिस्प्यूट ही नहीं आएगा ना, अगर वो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, क्योंकि जो भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी उसका कुछ ना कुछ वोट शेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये केस का नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है और बेसिकली रूल ऑफ मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। यहां तक सब लोगों को क्लियर है आई थिंक। और जैसे मैंने इसका एग्जांपल दे देता हूं, अभी आपका जो अभी आपका चल रहा था एकनाथ शिंदे वाला, वहां पे उनको कितना सपोर्ट मिला था शिवसेना वाला, तो एकनाथ शिंदे गुट को 67 एमएलए में से 40 का सपोर्ट था, आप सोचो, और 22 एमपीज में से 13 एमपीज का सपोर्ट था। तो बेसिकली किसके पास जाएगी? उन्होंने देखा कि 22 एमपी है टोटल आपके, 22 में से 13 एमपी का सपोर्ट किसको मिल रहा है? शिंदे गुट को। टोटल 67 एमएलएज है या एमएलसीज है, उनमें से 40 का सपोर्ट किसको मिल रहा है? तो मेजोरिटी सपोर्ट जिसको मिलेगा उसी का बेसिकली रियल पार्टी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। इज इट क्लियर आई थिंक? ठीक है, चलिए, तो आई थिंक अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल से कोई भी क्वेश्चन आए, अब ये इजीली तीनों स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, केक वॉक हो जाएगा। आपको पता है इलेक्शन कमीशन करता है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऑर्डर बनाया हुआ है, और तीसरा बेसिकली करंट की न्यूज है। तो एवरीथिंग मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि नया सिंबल भी तो आपको पता करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा शिवसेना का जो सिंबल था बो एंड एरो, धनुष बाण। ठीक है, तो सब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए जो भी चीज न्यूज में चल रही होती है, ताकि आप इजीली आंसर कर सके। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 2 पेयर हमारे करेक्ट है, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको। ठीक है, मैंने आपको जो लिखा है सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया है। तो पीडीएफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च के साथ बनाए गए हैं, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, रोहन का आंसर बिल्कुल सही है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप इजीली एड्रेस कर सकते हो एग्जाम में, इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही नहीं है। चलिए,